आपकी मेमोरी को मैं हल्का सा टेस्ट करूं, 45 दिन का ये पूरा रिजल्ट सीजन होता है सर, उसमें 2 या 3 नाम ऐसे जो आपके माइंड में स्ट्राइक किए, जिन्होंने नंबर्स एक्सेप्शनली अच्छे परफॉर्म किए, डिलीवर किए, और उसके बाद भी जगह है या फिर अपसाइड की गुंजाइश है, और 2-3 नाम ऐसे जिनको नंबर्स को देख के आपके मन में काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई, या तो एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं हो पाए, या फिर उन कंपनियों के मैनेजमेंट की कमेंट्री ऐसी नहीं थी जैसा बाजार सुनना चाहता था। कोई ऐसे 4-5 नाम जो आपके इस पूरे रिजल्ट सीजन के निचोड़ में से आप निकालना चाहेंगे? देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों का था उससे भी बेहतर आया है। तो पहला तो दिग्गज बैंक एसबीआई, मैं कहूंगा कि एसबीआई के नतीजे वाज मच बेटर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। और एसबीआई जैसा बैंक उस वॉल्यूम पे, उस स्केल पे परफॉर्मिंग बेटर देन एक्सपेक्टेशन एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ट्रिगर्स एसबीआई में आ रहे हैं। एनएससी का बहुत बड़ा हिस्सा एसबीआई के पास है, वो बिक रहा है, तो बहुत सारे ट्रिगर उनके पास है, तो वो आ रहे हैं। तो मैं तो एसबीआई को एक अलग प्लेटफॉर्म पे रखूंगा। साथ में मैं आईसीआईसीआई बैंक का भी जिक्र करूंगा। वो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते आए हैं। इस बार भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर नतीजे उन्होंने दिखाए हैं। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 2 फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स की कंपनी का जिक्र किया। अब देखिए, जो सीमेंट कंपनीज है, अल्ट्राटेक की बात करें पर्टिकुलरली, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है, एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर। और मैं इन कंपनीज को सिलेक्ट इसीलिए कर रहा हूं कि ये जो सेगमेंट है उसके लीडर है, उसके बावजूद उस शेयर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस पे जरूर निवेशक को ध्यान देना चाहिए। ये क्लियरली शोज कि एक मार्केट एक तरफ मूव कर रहा है, जहां पे जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। ये एक अच्छा ट्रेंड है ओवरऑल मार्केट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज कैप में पेन है, लार्ज कैप में ग्रोथ भी कम है, उसके बावजूद जो लीडर्स है सेगमेंट्स के वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक रिजल्ट में पर्टिकुलरली मुझे निराशा आया है, भारत फोर्ज। पता नहीं सबने ट्रैक किया नहीं किया, भारत फोर्ज का रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली मच बिलो एक्सपेक्टेशन। मैनेजमेंट कमेंट्री बाद में अच्छा था, फ्यूचर की अच्छी बोल रहे हैं, पर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, और वो वहां पे निराशा था। भारत फोर्ज में खास बात क्या है, क्यों हम लोग इतना ट्रैक कर रहे हैं? उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस वो तो है ही, एंसिलरी जो फोर्जिंग लार्ज ट्रक के लिए बनाते हैं यूएस, वो सब तो है ही। और उसके साथ साथ डिफेंस में बहुत अच्छा कदम रखा है, कामकाज कर रहे हैं। डिफेंस ऑर्डर बुक कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और बहुत सारी उम्मीदें बना हुआ है। पर अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स वर नॉट रिफ्लेक्टिंग दैट। एक जर्मन सब्सिडियरी का राइट ऑफ उन्होंने लिया, उसके कारण हुआ, एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट ने। पर देखिए, एक्सपेक्टेशन से तो खराब रिजल्ट था ही। देखना पड़ेगा आगे कैसे परफॉर्म करते हैं। बाकी तो बाय एंड लार्ज अभी मेरे को इतना इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, पर बाय एंड लार्ज ऐसा कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव कुछ नहीं था। हाँ, और एक कंपनी का मैं जिक्र करता हूँ, टाइटन। ये भी बहुत मजे की बात है। देखिए, इंडस्ट्री लीडर है अपनी इंडस्ट्री, उसके उसके बावजूद एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ उन्होंने दिखाया है। सबका एक्सपेक्टेशन था सोना का वैल्यू इतना हो गया, परफॉर्मेंस में दबाव आएगा, पर बिल्कुल नहीं, परफॉर्मेंस बेहतरीन था। और इस वॉल्यूम पे लीडर होने के बावजूद इतना अच्छा ग्रोथ दिखाना अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, ओके सर। अगले 1 या 3 महीने की अगर मैं बात करूं, या फिर आप 6 महीने तक का विंडो भी ले सकते हैं, तो 3 ऐसे स्टॉक्स जो आपको चुनने हैं अर्निंग्स के हिसाब से, डोमेस्टिकली फोकस के हिसाब से, ट्रम्प साहब को दरकिनार करते हुए, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, कोई ऐसे 2-3 नाम जो आपको पसंद है? पिछली बार जब मेरी आपसे बात हुई थी सर, आपने 2-3 नाम बताए थे, मैं देख भी रहा था। आपने जारो इंस्टीट्यूट मेंशन किया था, आपने वेदांता एल्यूमिनियम की बात की थी, और आपने ये भी कहा था कि डोमेस्टिक फोकस, जैसे आपने अभी भी कहा, मैनकाइंड फार्मा जैसे स्टॉक्स आपको काफ़ी पसंद है। और आपने एनएससी आईपीओ को लेकर भी कहा था कि एनएससी के आईपीओ से एक पूरे बाजार की, बड़े तबके की री रेटिंग होने की संभावना है। बिल्कुल। अभी भी देखिए, जारो का मैं अब इस पे बात कर लेता हूँ। जारो मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ, वैल्यूएशन इंप्रूवमेंट की संभावना है। इस क्वार्टर में Q1 में 48% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ और 17% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। तो परफॉर्मेंस तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यूएशन ऊपर जाना चाहिए। वेदांता एल्यूमिनियम ऑफकोर्स तो मार्केट में विजिबल है, कितना अच्छा परफॉर्म किया है, वो तो सबको दिख रहा है। अब आगे की अगर बात करें तो मुझे 2-3 स्टॉक में परफॉर्मेंस भी अच्छा लगा, और परफॉर्मेंस जितना जो खामियां थी मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो कम पूरा हो जाएगा और परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा। पहला स्टॉक का मैं नाम करूंगा डिलीवरी। अब देखिए, डिलीवरी का 2 सेगमेंट है, एक्सप्रेस पार्सल और पार्ट ट्रकलोड, टीटीएल।
ये दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा अभी तक आया नहीं है और एक्सपेक्टेशन से नीचे था, पर बिजनेस वॉल्यूम अच्छा बढ़ रहा है। ई कॉम जो इन्होंने एक्वायर किया है उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है और सारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर्स के साथ साइन किया है वहां के फ्यूल कॉस्ट पास थ्रू कर लिया है, जो कि बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो कि आने वाले दिनों में कंपनी को हेल्प करेगा। हम लोग कितना देर तक डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूल प्राइस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये अनसर्टेनिटी डिलीवरी का बिजनेस से चला गया। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि लॉजिस्टिक्स एक ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है और कॉमर्स ट्रेड बढ़ने के साथ साथ जो मॉडर्न लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है जैसे डिलीवरी, उनका बिजनेस और भी बढ़े। तो यहाँ पे तो हम लोग लगभग 600 रुपए का टारगेट से खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ पे निवेशक खरीदारी कर सकते हैं। एक और शेयर का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, वो है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पहले कहा जाता था। देखिए इनका दो सेगमेंट में जबरदस्त काम हुआ है और दोनों सेगमेंट, जो इनका ट्रेडिशनल सेगमेंट था जो अर्थ मूविंग माइनिंग इक्विपमेंट्स, वहां से दूर है। एक है रेलवे और मेट्रो। सबको मालूम है कि कितना जबरदस्त देश में काम हो रहा है रेलवे और मेट्रो का, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस BEML का है, बहुत जबरदस्त ऑर्डर बुक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा डिफेंस में काम कर रहे हैं, सबको मालूम है डिफेंस में कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कैसे कितना ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पे भी जबरदस्त। तो रेलवे, मेट्रो और डिफेंस, ये दो सेगमेंट में BEML जबरदस्त काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ऑर्डर बुक बढ़ता रहेगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। आने वाले दिनों में कंपनी एक्सपोर्ट भी एक्सप्लोर कर रहा है और हम लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए बन सकता है, क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट में है जहां पे सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं होगा एक्सपोर्ट में। अगर इनको बाहर रेलवे या मेट्रो कोच का ऑर्डर मिलता है, सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। बहुत सारे डिफेंस कंपनीज के केस में सरकार मे नॉट लाइक एक्सपोर्ट्स टू हैपन फॉर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक रीजंस, बट BEML में ऐसा कुछ नहीं। तो ओवरऑल हम लोगों को लग रहा है कि BEML में 2300 रुपए का टारगेट लेके 6 से 12 महीने के लिए खरीदारी की हम लोग सलाह देंगे। ऐसे बहुत सारे नए नए स्टॉक्स, नए नए आइडियाज आते रहते हैं, तो मैंने 2-3 स्टॉक्स का जिक्र किया आपके सामने। ठीक है, तो 6 से 12 महीने के लिए आप BEML में भी निवेश करके चल सकते हैं। सर आपने SBI मेंशन किया भी ना, IPO मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्शन चल रहा है, काफ़ी बूम है, ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बनती हुई दिख रही, काफ़ी सारे ऐसे IPOs हैं जो कि पैसा बना के दे भी रहे हैं। अब SBI से मुझे SBI फंड्स याद आया सर, कहते हैं ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे, कुछ वैसा सा ही हो गया। हालांकि उम्मीद बहुत थी और डिलीवर नहीं कर पाई। ये जो 625 रुपये का हाई लिस्टिंग के दिन बना, उसके बाद से स्टॉक अपने इशू प्राइस के भी नीचे जाता हुआ दिखा है। सर IPO मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और SBI फंड्स पर क्या आप राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए पहले SBI फंड्स का बात कर लेते हैं। इसका दिक्कत क्या है, ये सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंडिया का है, सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, पर इनका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है जो कि ज्यादा अर्निंग होता है, वो पोर्टफोलियो रिलेटिवली स्मॉल, रिलेटिवली पर वहां पे कंपनी का मैनेजमेंट कमेंट्री जो था IPO के टाइम भी और बाद में भी, वेरी क्लियरली दे हैव ए ह्यूज SIP जो एवरी मंथ इसका, और ये SIP के जरिए इनका अर्निंग बढ़ रहा है। तो ये लगभग इनका टारगेट है एक साल में 44-45 बिप्स, जो कि HDFC AMC के लगभग बराबर है। वहां तक इनका रिटर्न ऑन AUM पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ऑफ कोर्स ICICI प्रूडेंशियल का इज सिग्निफिकेंटली हायर, पर ये HDFC AMC के लीग में आ जाएंगे एज फार एज देयर इनकम ऑन दी ओवरऑल पोर्टफोलियो, जो कि मैं समझता हूं बहुत अच्छा है और ये इंप्रूवमेंट आने वाले दिनों में आएगा। तो अगर निवेशक करंट लेवल पे अपॉर्चुनिटी लेके निवेश करे थोड़ी लंबी अवधि के लिए, तो यहाँ पे अच्छा नतीजा मिलने की संभावना है। जब IPO आया था तभी भी हम लोगों को लग रहा था कि वैल्यूएशन थोड़ा रिच है, थोड़ा नीचे IPO आ सकता था, पर चलिए वो उस टाइम में एक्साइटमेंट में लोगों ने सब्सक्राइब किया, प्राइस ऊपर गया, पर ग्रेजुअली नीचे आ गया है। पर अपॉर्चुनिटी देख के अभी खरीदने का वक्त है SBI एसेट मैनेजमेंट। ओवरऑल IPO में मैं यही कहूंगा कि देखिए कंपनीज, बहुत सारे अच्छे कंपनीज IPO के जरिए आ रहे हैं। जैसे एक कंपनी का मैं जिक्र करूंगा, इंडो MIM, बेहतरीन कंपनी, एक यूनिक कंपनी है, अच्छा IPO था, इनको अलॉटमेंट मिला है, प्लीज होल्ड करिए, बहुत अच्छा कंपनी है। पर ऐसे बहुत सारे कंपनीज आते हैं, पर आपको दो चीज IPO में देखना पड़ेगा। एक वैल्यूएशन, क्या वैल्यूएशन में कंपनी ने लिस्ट किया, अगर वो वैल्यूएशन बहुत रिच लग रहा है
थोड़ा उसमें आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन, शायद लिस्टिंग के टाइम थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ जाएगा, पर वो सस्टेन होना मुश्किल है मार्केट। तो आप, अच्छा कंपनी है, वैल्यूएशन ऊपर में आईपीओ आ रहा है, तो आप वेट करिए, लिस्टिंग के बाद, करेक्शन के बाद, तब आप उसमें एंटर करिए। पर अगर अच्छा वैल्यूएशन पे कोई कंपनी आ रहा है, अप्लाई कीजिए, अगर मिल जाता है तो आपका नसीब अच्छा है। ठीक है, ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि आईपीओ में पैसा लगाते वक्त वैल्यूएशन को ज़रूर देख लीजिए। अगर वैल्यूएशन हाई है तो थोड़ा सा करेक्शन पे अगर आप उनको कंसीडर करें, अच्छी कंपनी अगर है तो आप इस तरह से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे सर, गोल्ड सिल्वर को लेकर। गोल्ड ने शानदार रैली दिखाई है सर, अब भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर ये प्रॉफिट बुकिंग का समय है, क्योंकि गोल्ड अब हेज कम और मोमेंटम ट्रेड ज़्यादा बन चुका है? आपकी क्या राय है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप, गोल्ड अब मोमेंटम ट्रेड ज्यादा बन चुका है, पर मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मेरा काम नहीं है। मैं अगर लंबी अवधि के लिए, पोर्टफोलियो के लिए बात करूं, जो मैं करता हूं, उसमें मुझे लगता है गोल्ड में निवेश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या निवेशित रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है साल का 10 से 15% रिटर्न गोल्ड अभी भी देगा, हर साल देगा। फ्लक्चुएशन बहुत होगा, और फ्लक्चुएशन के बहुत सारे कारण हैं, उस पर विस्तार पे मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, पर फ्लक्चुएशन होगा। क्यों 10 से 15% रिटर्न कंटिन्यूअसली देगा? इसका मुख्य कारण ये है कि सारे दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड खरीद रहे हैं, और वो खरीदते रहेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर से कुछ हद तक सबका भरोसा थोड़ा बहुत हिला हुआ है, और उसी के लिए एक पोर्शन ऑफ हर देश का रिजर्व वो गोल्ड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश इंडियन सेंट्रल बैंक भी कर रहा है, चाइनीज सेंट्रल बैंक भी कर रहा है, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक कर रहे हैं, और इसी के कारण एक गोल्ड का डिमांड स्टेबल लेवल पे आ गया है, जो डिमांड आता रहे। और ये डिमांड अगर कंटिन्यूअसली रहे तो गोल्ड का प्राइस अप्रिसिएशन एनुअली 10 से 15% डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स होता रहे। अब आपने अगर पीक पे एंट्री ले लिया तो वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है किसी साल में, पर अगर आप निवेशित रहेंगे तो आपको सालाना 10-15% रिटर्न मिलता है। ओके, और गोल्ड वर्सेस सिल्वर सर, विच इज बेटर, या फिर थोड़ा थोड़ा दोनों लें? देखिए, थोड़ा थोड़ा दोनों लेना चाहिए। सिल्वर में वोलेटिलिटी ज्यादा है, पर सिल्वर में और एक खास वजह है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज भी तगड़ा है, और वो इंडस्ट्रियल यूज बढ़ भी रहा है। तो जैसे गोल्ड सेंट्रल बैंक्स खरीद रहा है, वैसे सिल्वर में एक डिमांड का स्ट्रीम इंडस्ट्रियल यूज है, और वो स्ट्रीम में कंटिन्यूअसली यूज बढ़ रहा है, तो सिल्वर का भी डिमांड एक लेवल पे स्टेबल जरूर होगा। तो मुझे तो लगता है सिल्वर में भी आपको निवेश करना चाहिए, सिल्वर में भी रिटर्न मिलेगा, पर सिल्वर में वोलेटिलिटी गोल्ड से भी ज्यादा है और रहेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है सिल्वर में गोल्ड के मुकाबले, लेकिन गोल्ड में भी पैसा लगा के रखिए, 10 से 15% सालाना रिटर्न आपको मिलेंगे, और चांदी में भी आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के हिसाब से भी या फिर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी। बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन समय निकल गया है। तो सर, काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने, काफ़ी सारे सेक्टर्स डिस्कस किए हैं। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी, मैं मेरे निवेशक को यही सारे स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देता हूं, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। कैसे समय बीत जाता है, सवाल बहुत सारे होते हैं, सवाल रह जाते हैं हर बार, तो फिर आपसे एक बार आप मुलाकात होगी तब वो सारे सवाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला सर। बहुत शुक्रिया अपना समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।